सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का पार्ट थर्ड। जैसे कि मेरे पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, आज पार्ट थर्ड के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। पार्ट थर्ड में मैं सेक्शन 222 से लेकर सेक्शन 224 तक आज कवर करूँगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 222 टू सेक्शन 224। आज आपके साथ मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 222 से। अब देखिए सेक्शन 222 क्या कहता है कि सपोज करिए बेयर एक्ट सभी पढ़ लेते हैं, उसको सिंपल बनाने का काम मैं कर रहा हूं यहां पे। देखिए ये एक बंदा है, इसके ऊपर चार्ज लगा है। चार्ज किस सेक्शन से रिलेटेड लगा हुआ है? सेक्शन 407 से। इसके ऊपर ये इसको अभियुक्त बनाया गया है, इसे एक्यूज्ड बनाया गया है कि तुमने कौन सा अपराध किया है। एक्यूज्ड हो कि तुमने सेक्शन 407 का अपराध किया है। 7 का अपराध 407 में दिया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। कैरियर मतलब समझिए, जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को जिसका नाम बी है, मैंने उसको ये मार्कर दिया और मैंने कहा कि इसको लेकर जाओ और इसकी होम डिलीवरी करके आओ। मेरी कोई कंपनी है जहां पे ये मार्कर बनाते हैं हम लोग। मैंने इस मार्कर को अपने डिलीवरी बॉय को दिया, अपने कैरियर बॉय को दिया कि तुम जाओ और इसको डिलीवर करके आओ कस्टमर के घर पे। वो गया और उसने क्या करा, इस मार्कर को डिलीवर करने की बजाय इसको सेल आउट कर दिया किसी भी दूसरे व्यक्ति को, उस कस्टमर को छोड़कर। तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया था कि वो इसको कैरी करेगा अपने साथ और डिलीवर करेगा कस्टमर के यहाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने इसको बीच में ही कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को सेल आउट कर दिया। तो ये अपराध बन गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज लगता है इस एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, ये बंदा है, इसका नाम है ए, इसके ऊपर ये चार्ज लगा है। अब ट्रायल के दौरान ड्यूरिंग ट्रायल जो फैक्ट सामने आ रहे हैं केस के, उससे ये प्रूव हो जाता है कि इस व्यक्ति ने ये जो मार्कर से जुड़ा इसके ऊपर लग रहा है कि इसने कैरी किया और इसने उस कस्टमर तक पहुंचाने की बजाय किसी और को सोल्ड कर दिया। लेकिन जो प्रूव हुआ है वो ये प्रूव हुआ है कि इसने 407 का नहीं बल्कि 406 का ऑफेंस कमिट किया है। मतलब इसने करियर से जुड़ा अपराध नहीं किया है, इसने केवल और केवल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर में क्या था कि उसको आदेश दिया गया था कि इसकी डिलीवरी कस्टमर के यहाँ करके आनी है, तो ये हो गया बाय कैरियर। लेकिन अगर उसको ये नहीं बोला गया कि इसकी डिलीवरी करके आनी है कस्टमर के घर, तो यहाँ पे करियर वाला सवाल अब नहीं उठ रहा है। ठीक है, उसने बस ये बोला कि इसको जाके आपको इसको अपने पास रखो, ठीक है, और किसी को देना मत, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें ये दे रहा हूं। उसको दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, ए को ये मार्कर मैंने दे दिया। अब ए ने क्या करा, इसको बेच दिया। तो यहां पर करियर तो नहीं हुआ ना, उसको डिलीवरी करने को तो मैंने नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था कि इसको अपने पास रख लो, जब मैं लौट के आऊंगा तुमसे वापस ले लूंगा। लेकिन उसने करा क्या, उसने इस मार्कर को बेच दिया। तो यहां पे 406 लागू हुआ, ना कि 407। तो यही आपका ये चार्ज जो है ये प्रूव हो गया। तो अब इससे हमें यह पता चलता है कि ये सेक्शन हमसे कहना क्या चाहता है। सपोज बस सिंपल सी बात है कि जो भी चार्ज लगा है, सपोज करिए 407 का चार्ज ए के ऊपर लगा था, लेकिन जो तथ्य आए कोर्ट के सामने, जो फैक्ट आए, जो रिलेवेंट फैक्ट आए, उसको देखते हुए, सुनते हुए, एविडेंस लेने के बाद, सुनकर आर्गुमेंट सुनने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि 407 ना होते हुए 406 का ऑफेंस हुआ है। तो यही हमारा सेक्शन 222 केवल यही कहता है कि वो अपराध जो कि चार्ज में सम्मिलित नहीं है, लेकिन अगर वो प्रूफ हो जा रहे हैं कि ये ऑफेंस हो गया है, तो भले ही उस ऑफेंस को हमने चार्ज में उल्लिखित नहीं किया था उस सेक्शन को, लेकिन हम उसे अपराधी घोषित कर सकते हैं उस सेक्शन से जोड़कर। तो सेक्शन 222 केवल और केवल इतना ही था। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं मैं। अब जैसे कि सेक्शन 325 एंड सेक्शन 323,
इसमें बात होती है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब स्वेच्छा से किसी को काफी गंभीर क्षति पहुंचा देना, ठीक है। और इसमें क्या है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। अब सपोज करिए ये एक बंदा है, ए है, ठीक है, इसका यहां पे चल रहा है ट्रायल, इसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, चार्ज लगा है सेक्शन 325 का, ठीक है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स प्रूफ क्या हो जाता है कि इसने 325 नहीं किया, इसने किया क्या है, 323 किया है। भले ही हमने 323 को चार्ज में ना लिखा हो, चार्ज फ्रेम हमने 323 का ना किया हो, 325 का हमने चार्ज फ्रेम किया है, लेकिन अगर फैक्ट प्रूफ कर रहे हैं कि 323 की तरफ जा रहा है ये ऑफेंस, तो सेक्शन 323 में हम उसे कन्विक्ट कर देंगे, भले हमने 323 का चार्ज वहां पर उस पर लगाया था या नहीं चार्ज फ्रेम करते टाइम पे। तो सेक्शन 222 केवल यही कहता है, बाकी आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सेक्शन 223 की तरफ मैं पढ़ता हूं। सेक्शन 323 इसमें कहता है कि किन व्यक्तियों को एक साथ ट्रायल करा जा सकता है, किन व्यक्तियों का ट्रायल एक साथ करा जा सकता है। जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो क्या उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। सेक्शन 223 इसी पर बात करता है। उसमें कुछ कंडीशन है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये 4 लोग हैं, ठीक है, इन चारों ने मिलकर क्या किया है, थेफ्ट। मैं बेयर एक्ट से ही जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं। थेफ्ट, इन्होंने चोरी की है। चोरी किसके यहां की है, ए के यहां की है, बी के यहां की है और सी के यहां की है। इन चारों ने एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ मिलकर पहले ए के यहां चोरी की, फिर बी के यहां चोरी की और फिर सी के यहां चोरी की। जैसा कि सेक्शन 219 में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 12 महीने के अंदर एक ही तरह का अपराध 3 बार एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के विरुद्ध भी होता है, तो भी वो व्यक्ति उसके सब चार्जेस के ट्रायल, सारे ऑफेंसेस के ट्रायल, जो कि 3 बार उसने चोरी करी है अलग अलग व्यक्तियों के यहाँ, एक ही व्यक्ति ने, तो उन तीनों चोरियों का अभियोजन उस पर एक साथ चल सकता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इन चारों का ट्रायल इन सब के अगेंस्ट क्या होगा, एक साथ चल सकता है, ठीक है। मतलब इन चारों का ट्रायल, अगर इन्होंने ये चोरियां इनके यहाँ या इनके यहाँ ये 12 महीने के अंदर अंदर और 3 बार करी हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, तो इनका ट्रायल एक साथ चल जाएगा चारों का, बशर्ते क्या है, इन चारों ने एक साथ किया हो, ठीक है, इन चारों ने एक साथ किया हो। 219 में केवल बात हो रही थी एक व्यक्ति ने किया है अलग अलग व्यक्तियों के विरुद्ध, यहाँ पर इन चारों ने करा है इनके विरुद्ध, ए के विरुद्ध, बी के विरुद्ध, सी के विरुद्ध। तो ए के मुकदमे में जब इन लोगों का मुकदमा चलेगा, जब ए फाइल करेगा FIR और जब केस चलेगा तो इन चारों का एक साथ, जब बी करेगा केस FIR इन चारों का एक साथ, और सी FIR करेगा तो फिर इन चारों का एक साथ चल जाएगा। एक केस तो आपका ये हो गया। अब दूसरे में क्या है, 4 पर्सन है, जैसे पहले बता चुका हूं। इन चारों ने, वहां पे क्या था, इन चारों ने मिलकर, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया है, इन चारों ने मिलकर किया था केवल थेफ्ट। लेकिन अब यहां पे क्या है, ये चारों गए थे चोरी करने, लेकिन चोरी तो उन्होंने करी, कुछ अलग अपराध भी हो गए। इनके द्वारा क्या हो गया, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, इनके द्वारा एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कर दिया गया, इनके द्वारा एक व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बंधक बना लिया गया, और इनके द्वारा जो है क्या कर ली गई, रॉबरी, लूट कर ली गई, ठीक है। तो मतलब ये मर्डर कर दिए, इन्होंने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, इन्होंने एक व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया, कमरे में बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया, और इन्होंने लूट कर ली, ठीक है। लूट तो सब नहीं करी है, लूट का इरादा सबका था, लेकिन और भी अपराध हो गए, मर्डर भी हो गया, ग्रीवियस हर्ट भी हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हो गई, और रॉबरी करने तो ये आए ही थे, ठीक है।
तो इस केस में क्या है, सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंस हो गए हैं। सेम ट्रांजैक्शन में रॉबरी के इरादे से आए थे लेकिन अपराध ये सब भी कर गए, तो एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही समय पर एक ही समय काल में कई सारे अपराध कर गए, तो इन सब का अब अलग अलग, इनका अलग मर्डर नहीं चलेगा, इनका अलग ग्रीवियस हर्ट नहीं चलेगा। इन चारों का मुकदमा भले ही अपराध अलग अलग हैं, एक साथ चल सकता है, एक साथ चल सकता है। सपोज करिए ए के घर में इन्होंने ये सब हत्याकांड मचाया है, ए ने एफआईआर फाइल करी, तो चार्जशीट के बाद संज्ञान लेके फ्रेम चार्ज करके, जब फ्रेम ऑफ चार्जिंग में इन सब का चार्ज, मतलब मर्डर का, ग्रीवियस हर्ट का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, रॉबरी का, इन सब का एक साथ, इन सबको एक साथ चार्ज करके और इनका एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, वो चारों ने एक अपराध किया था, 12 महीने के अंदर अंदर 3 बार किया था अलग अलग लोगों के विरुद्ध, तो भी एक साथ चल गया था इन सबका ट्रायल, चार्ज एक साथ। इसमें क्या है, चारों ने नियत एक थी, गए थे रॉबरी करने, लेकिन करते करते क्या हुआ, एक ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, एक ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, एक ने बंधक बना लिया, एक ने लूटपाट कर ली। तो ये क्या है, अब इनका अपराध भले अलग अलग श्रेणियों में आ गया, अलग अलग धाराओं में आ गया, लेकिन इनका एक साथ चार्ज बनाकर और एक साथ ट्रायल चल सकता है। ठीक है, अलग अलग चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में किया गया अपराध है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं अपने दूसरे उसकी तरफ। अब देखिए 223 चल रहा है अभी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें और क्या बताया गया है कि जैसे एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने क्या करी, इन दोनों ने करी चोरी। ठीक है, इन दोनों ने करी चोरी, चोरी करने के बाद ये गए और ये दो लोगों से और मिलते हैं, और जो ये चोरी का सामान था इसको इनके पास, इनको हैंड ओवर कर देते हैं, और ये दोनों भाई लोग और इस चोरी के सामान को अपने पास रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, कंसील कर लेते हैं। ठीक है, कि इसको छुपा लेते हैं, कल इसको बेच देंगे या जो भी करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने तो करी चोरी और इन दोनों ने किया कंसीलमेंट। ठीक है, इन्होंने तो करी 378 चोरी और इन दोनों ने क्या कर दिया, 411 एंड 414। 411 जानते हुए कि चोरी का सामान है और उसको जानते हुए अपने पोजीशन में रख लेना चोरी के सामान को। ठीक है, तो अब इस केस में भी ये दोनों लोग, ये चारों लोगों का विचारण और इन चारों लोगों का चार्ज फ्रेमिंग एक साथ हो जाएगी और इनका एक साथ ट्रायल भी चल जाएगा। मतलब दो लोगों ने चोरी करी और चोरी करके लाए और सामान रखवा दिया अपने ही दो लोगों के जान पहचान वालों के यहाँ, ये जानते हुए जिन्होंने सामान रखा है उनको ये पूरा ज्ञान है कि ये चोरी का सामान है और इसका जो पोजीशन ट्रांसफर हुआ है वो भी चोरी के द्वारा हुआ है। ठीक है, लॉफुल ट्रांसफर नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने वो सामान अपने कब्जे में रख लिया उस सामान को छुपाने के उद्देश्य से कि पकड़ा ना जाए। तो जो लोग छुपाने के उद्देश्य से रखे हैं दो लोग वो भी, और जो चोरी करके लाए हैं सामान को वो भी, इन चारों का एक साथ चार्ज फ्रेम हो सकता है और एक साथ इनका ट्रायल भी चल सकता है। तो ये भी सेक्शन 223 बताता है। ठीक है, तो इसी पर आधारित सेक्शन 223 हमारी बात करता है। बाकी आप इसकी बेयर रीडिंग करेंगे, बेयर एक्ट को रीड करेंगे तो आपको और चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने जो भी है सब कुछ इसमें बता दिया है। माइनर ऑफेंसेस कब किसी अपराध को जो कि चार्ज फ्रेमिंग के दौरान चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है उसको हमने कन्विक्ट कर सकते हैं, उसको भी ये भी बताया गया है। तो मैंने इन वीडियो में ही बताया है। अब जो लास्ट सेक्शन है मेरा 224, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अब 224 में है कि जैसे एक ये बंदा है, ठीक है, और इस बंदे के खिलाफ कई चार्ज लगे हुए हैं, जैसे 302, 325, 390 और 392 कई चार्जेस इस व्यक्ति के खिलाफ लगे हुए हैं। ठीक है, एफआईआर हुई थी कि इस व्यक्ति ने इतने सारे अपराध किए हैं। ठीक है, चार्ज फ्रेम होता है। ठीक है, चार्ज फ्रेम होता है इसके खिलाफ और इसे क्या कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं कन्विक्ट।
ये कन्विक्ट हो जाता है 302 में। अभी 325 की कार्रवाई, अभी 325 पर सुना जा रहा है फैक्ट को, लेकिन 302 में ये जो है कन्विक्ट हो जाता है। ठीक है, अब 302 में कन्विक्ट हो गया, ठीक है, और इसके खिलाफ 325 की भी चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, उसका भी ट्रायल चल रहा है, 390 के भी ट्रायल चल रहे हैं, 392 के भी ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है। तो होना क्या है कि जब एफआईआर हुई और ये सब चार्जेस का ट्रायल शुरू हुआ, एक में ये कन्विक्ट हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, और हो सकता है कि जो कंप्लेनेंट हो, जो एफआईआर करता हो, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर हो, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर ये कन्विक्ट तो इसमें हो ही गया है, बाकी चार्जेस हम विड्रॉ कर रहे हैं इसके खिलाफ, मतलब हमें इसके खिलाफ अब और मुकदमे नहीं लड़ने, जो बाकी के चार्जेस हैं वो हम विड्रॉ कर ले रहे हैं। एक तो ये, एक उनके एप्लीकेशन पर, और दूसरा क्या, कोर्ट अपने विवेकानुसार, मतलब कोर्ट अपने विवेकानुसार जब ये एक में कन्विक्ट हो गए और चार्जेस के इसके ऊपर जो है वो सुनवाई चल रही है, कोर्ट अपने अनुसार बाकी की प्रोसीडिंग क्या कर सकता है, रोक सकता है और इसको रिलीज कर देगा, मतलब रोक के इसको इन सब से मुक्त कर देगा। और रोकने का मतलब क्या होता है कि ये बरी हो जाएगा इन सब चार्जों से, एक्विटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये कन्विक्ट हो ही चुका है। लेकिन एक कंडीशन इसमें और बताई गई है कि भले ही ये इसमें एक्विटल हो गए हों, ठीक है, और 302 में ये कन्विक्ट हो गए हैं, तो 302 में अगर ये कन्विक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में अपील होती है। अपील कहाँ पे होती है, 378 में। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन 374, अपील अगेंस्ट एक्विटल 378 सीआरपीसी। 378 में अपील हुई, ठीक है, अगेंस्ट 374 में अपील हुई इनके खिलाफ कन्विक्शन की, ठीक है, इसने अपील करी अभियुक्त ने कि मुझे जो है गलत सजा सुनाई गई है, और हाई कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, इसे बरी कर दिया, इससे चार्जेस हटा दिए सारे कि नहीं 302 का चार्जेस जो लगा है वो गलत था और इसको गलत कन्विक्ट किया गया था, तो हाई कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। तो अब इस केस में हाई कोर्ट के डायरेक्शन के सब्जेक्ट रहते हुए, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत रहते हुए, अगर हाई कोर्ट कह देता है कि इसमें तो ये बरी हो गया है, लेकिन जो पहले चार्जेस विड्रॉ करे थे माननीय न्यायालय ने, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, जो चार्जेस विड्रॉ कर लिए थे कोर्ट ने अपने से या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उन चार्जेस पर अब सुनवाई दोबारा कंटिन्यू करो। तो फिर जो चार्जेस विड्रॉ कर दिए गए थे उन पर दोबारा सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस पर ये बरी कर दिए गए हैं अपील में, ठीक है। तो 324 ये बोल रहा है कि जब एक व्यक्ति पर कई सारे चार्जेस लगे हों, उसमें से किसी एक पर वो कन्विक्ट हो जाता है और 3 पर अभी सुनवाई चल रही होती है, तो बाकी तीनों को विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करने का क्या रिजल्ट हो सकता है, वो व्यक्ति बरी माना जाएगा। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जिसमें उसको हमने कन्विक्ट किया था, अपीलेट कोर्ट ने क्या कर दिया, बरी कर दिया है, तो फिर अपीलेट कोर्ट के सब्जेक्ट डायरेक्शन के साथ, उसके डायरेक्शन के अंदर रहते हुए हमने जिसमें उसको विड्रॉ किया था दोबारा उस पर सुनवाई करेंगे अब हम, क्योंकि वो जिसमें हमने पहले उसको कन्विक्ट किया था उस पर तो बरी हो गया और बाकी हमने तो विड्रॉ कर दिया था, तो अब जो विड्रॉ हमने किया था हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे सुनवाई, ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, अगर सेशन कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था और बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपको मालूम होगा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।